नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम में जो उत्सर्जन वाला भाग है उसकी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जितने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मतलब जिसमें हमने उत्सर्जन को समझा रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, ताकि उससे क्या होगा कि एक तो आपका चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब अधिकतम क्वेश्चन के हल ऑलरेडी पता होंगे कि किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व करोगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप पहले वो वाली वीडियो जरूर देखो, उसके बाद आप इस पे आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है जो हम आज की बात कर रहे हैं, कक्षा 10 अध्याय जैव प्रक्रम का उत्सर्जन वाला भाग, जो मैं आपको बात कर रहा था अभी। उत्सर्जन पर हम बात करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न और उसके उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला है अति लघु उत्तरीय, 5-6 क्वेश्चन है जो 1 नंबर के आपके पास पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृक्क मतलब जिसे किडनी बोलते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन। वृक्काणु इसे हिंदी में बोलते हैं और नेफ्रॉन इसका नाम होता है, तो आप नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, मानव वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, मतलब किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको पता है कि जो किडनी होती है उसका जो मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो भी गंदगी होती है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे छानकर यूरिया के माध्यम से बाहर निकालना। तो लिखा भी है, रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना, ये इसका मेन काम है। ठीक है। तीसरा है, कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल जो किडनी होती है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है अपोहन के सिद्धांत पर, जैसे हम इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो उसका डायलिसिस होता है, तो उसे बोलते हैं हम अपोहन। तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा है, अमीबा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। तो अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है, यह अपनी कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा और संकुचनशील राजधानी द्वारा अपशिष्ट बाहर निकालता है। मतलब ये क्या करता है, जो कोशिका झिल्ली होती है उससे विसरण द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। तो काम मतलब ये अमीबा का उत्सर्जन करने का तरीका होता है। उसके बाद आपके पास है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मूत्र में पाए जाने वाला पीला रंग है उसे बोलते हैं हम यूरोक्रोम। क्या बोला जाता है उसे? यूरोक्रोम। इसकी उपस्थिति के कारण जो मूत्र या पेशाब का रंग होता है वो हमेशा हल्का सा पीला होता है। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है जो 1 नंबर वाले हैं। अब उसके आगे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़े हैं, 2-3 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, उत्सर्जन किसे कहते हैं, जीवों के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो उत्सर्जन मतलब आपको बताया मैंने, उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में जो भी विषैले या जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो लिखा हुआ है, जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन बोलते हैं। ये जरूरी क्यों होता है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है, यदि ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर में जमा होते हैं तो ये विषैले हो जाते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मृत्यु की सॉरी जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना। अगला आपके पास है, मानव उत्सर्जन तंत्र
के मुख्य अंगों का नाम लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? पहला, एक जोड़ी वृक्क होता है, मतलब 2 किडनी होती है, तो रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। दूसरा, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप एक बार वीडियो देखोगे इससे पहले वाली तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, फिगर के साथ में, चित्र के साथ में। तीसरा होता है आपके पास मूत्राशय, जहां पर ये मूत्र अस्थायी रूप से जमा होता है। और चौथा होता है मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये 4 मेनली पार्ट होते हैं किसके? उत्सर्जन तंत्र के। उसके बाद है वृकाणु या नेफ्रॉन। क्या है इसका मुख्य कार्य? क्या है? तो आपको अभी पहला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो वृकाणु होता है, वृकाणु वृक्क मतलब किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? तो ये रक्त में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया और अतिरिक्त पानी को छानकर अलग करता है, जिससे मूत्र का निर्माण होता है और ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डायलिसिस या अपोहन किसे कहते हैं और ये कब आवश्यक होता है? तो आपको बताया मैंने, डायलिसिस किसे बोलते हैं? तो डायलिसिस होता है जब हमारी किडनी में, मतलब किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है या चोट के कारण अगर वो फेल हो जाती है, तो जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम डायलिसिस बोलते हैं। तो लिखा हुआ इसमें, जब किसी व्यक्ति के दोनों वृक्क मतलब किडनी संक्रमण, चोट या किसी बीमारी के कारण काम करना बंद कर देते हैं, तो कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डायलिसिस या अपोहन। यह मरीज की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जो भी किडनी के मरीज होते हैं जिनकी किडनी काम नहीं करती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसके द्वारा ही जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होता है उसे बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, पौधों में उत्सर्जन जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है? कोई दो अंतर बताइए। तो जो जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए एक जटिल उत्सर्जन तंत्र होता है, जबकि पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। जंतु द्वारा मुख्य रूप से यूरिया या यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं उनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो कौन कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है, जल वाष्प होता है, गोंद होता है या रेजिन होता है। ये चीजें वो क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। और पौधे जो चीज उत्सर्जित करती है वो एनिमल मतलब जो जंतु होते हैं या जो मनुष्य होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लेते हैं। जो जल वाष्प होता है जिससे बादल बनने में मदद मिलती है और वर्षा होती है। गोंद हो गया या रेजिन हो गया, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में, मतलब चीजों बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद आपके पास है प्रश्न नंबर 11, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो जनरली मूत्र किस प्रकार बनता है? तो मूत्र की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा, घुले हुए अपशिष्टों जैसे यूरिया हो गया की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अलावा शरीर में एडीएच मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पानी के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है। यदि शरीर में पानी कम है तो सघन, गाढ़ा और कम मूत्र बनता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, कहा जाता है क्या, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते रहिए, जिससे आपके शरीर में जो भी गंदगी होती है या जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जो बोमन सपोर्ट होता है और कोशिका गुच्छ होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बोमन संपुट और कोशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, का क्या कार्य होता है? तो जो कोशिका गुच्छ होता है ये नेफ्रॉन में कप जैसी
संरचना में स्थित रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। मतलब ये एक तरीके से एक छलनी का काम करता है जो उच्च दाब पर रक्त को छानने का कार्य करता है। तो ये होता है कोशिका गुच्छ, ठीक है। और एक होता है बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल इसे बोलते हैं। ये कोशिका गुच्छ को घेरे रखता है जिस और छने हुए द्रव मतलब जो फिल्टर होता है को इकट्ठा करके नेफ्रॉन की नलिका में भेजता है। तो एक ये एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे कटोरा होता है ऐसा, इसे बोला जाता है बोमन संपुट, और इसके अंदर ऐसी झिल्ली होती है ये इस तरीके से, ये तो इसे बोला जाता है कोशिका गुच्छ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, चयनात्मक पुनर्वशोषण पुनरावशोषण क्या होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है? तो नेफ्रॉन में जब प्रारंभिक निस्पंदन मतलब जो प्रारंभिक छना हुआ द्रव होता है नलिका से गुजरता है तो उसमें मौजूद उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अमीनो अम्ल हो गया या लवण हो गया, या प्रचुर मात्रा में जल को नलिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा वापस सोख लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब रक्त को छाना जाता है तो अगर गलती से कुछ भी न्यूट्रिएंट्स मतलब कोई भी उपयोगी पदार्थ इनमें से जो हमने बात करी अभी, इनमें से अगर उसमें चला जाए तो उसके चारों ओर एक कोशिका मतलब रक्त कोशिकाएं होती हैं जो उसे दोबारा से सोख लेती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? चयनात्मक पुनरावशोषण कहा जाता है या कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है? जब ये भी हमने बात करी थी। जनरली होता क्या है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब जब फिल्टर होता है तो जो ग्लोमेरुलस होता है जिसे हम कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं, में उच्च दाब के कारण रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया और पानी छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। पहला होता है। दूसरा होता है पुनरावशोषण, जब यह छना हुआ द्रव नलिका से गुजरता है तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और आवश्यक पानी को शरीर द्वारा वापस सोख लिया जाता है। और तीसरा जो नलिकीय स्रावण होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त आयन सीधे नलिका के अंदर स्रावित कर दिए जाते हैं। अंत में बचा हुआ द्रव मूत्र कहलाता है जो मूत्राशय में चला जाता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं मूत्र बनने की या मूत्र निर्माण की, ठीक है। अगला आपके पास है प्रश्न नंबर 15, पादप या पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को अवशिष्ट पदार्थों से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? मतलब एक तरीके से उत्सर्जन कैसे होता है, किसमें? पादप में या पौधों में। तो पौधों में निम्न तरीके से उत्सर्जन होता है। पहला होता है गैसीय अपशिष्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन और श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों से बाहर निकल जाता है। पहला तो ये होता है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा हवा में उड़ा दिया जाता है। तीसरा पत्तियों का गिरना, मतलब कहीं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पुरानी पत्तियों में जमा हो जाते हैं और अंत में टूटकर गिर जाते हैं। चौथा होता है रेजिन और गोंद, पौधे अपने पुराने जाइलम में अपशिष्टों को रेजिन या गोंद के रूप में जमा कर देते हैं। और लास्ट में होता है मृदा में कुछ पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी में भी उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार जो पादप या पौधे होते हैं अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास, वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3-4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको संरचना दिख रही होगी, यहाँ से आपको बताया मैंने, ये होता है बोमन संपुट। इसके अंदर ये आपको जो कोशिका गुच्छ दिख रहा होगा तो ये ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये नली है, ये वाली जो ये आ रही है आ रही है आ रही है, और लास्ट में ये वापस हमारे शरीर में चली जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपको एक ट्यूब दिख रही होगी, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ आता है,
ये जो पीला वाला भाग है ये वाला, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ आकर कहाँ जाता है, सीधे इसमें चलता है और इससे जाता है ये हमारे मूत्र वाहिका में और उससे मूत्राशय में जाके बाहर निकल जाता है। तो लिखा है वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन या वृकाणु। प्रत्येक वृक्क के अंदर लाखों छोटी छोटी छननी जैसे संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन या वृकाणु कहते हैं। यह वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा कि जो वृक्क की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो होती है नेफ्रॉन, याद रखना। अब नेफ्रॉन की संरचना आपको बताया मैंने, पहला होता है बोमेन संकुच, जो मैंने इसकी बात करी है। यह नेफ्रॉन के अग्रभाग पर स्थित एक कप जैसी थैली होती है, कटोरा जैसा आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसकी बात हो रही है। दूसरा होता है कोशिका गुच्छ, इसके अंदर जो ये जाल आपको दिख रहा है इसे हम कोशिका गुच्छ बोलते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। तीसरा होता है नलिकाकार भाग, ये इससे नीचे ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, तो ये नलिकाकार भाग है। बोमेन संपुट के पीछे एक घुमावदार लंबी नली होती है जो अंत में एक संग्राहक वाहिनी में जाकर खुलती है। ये है संग्राहक वाहिनी, ये वाला जो आपको दिख रहा पूरा, ये संग्राहक वाहिनी। उसके बाद मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कि अभी अभी हमने पढ़ा किस तरीके से होता है, तो सारा वही इसमें लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये था आपके पास जो हमने 15-16 क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं उत्सर्जन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार, आपको बताया मैंने, वीडियो देखकर इसे दोबारा से करिए, पेपर पेन के साथ में प्रॉपर बैठ के लिखिए, तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए, इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।